हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल, विजिबल, सब बढ़िया हैं। अच्छे से पुराने लेक्चर्स रिवाइज कर लिए हैं सब लोगों ने। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लास्ट में डिस्कशन करेंगे, रेस 39 और 40 दोनों डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अपन लोकस पे थे, तो एक क्वेश्चन करो तुम लोग। कॉपी और पेन तैयार रखो। रेडी? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 मिनट, छोटा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिए, है ना। लेट अस डिस्कस। Find the equation of the locus of a point whose distance from the x-axis exceeds its distance from the y-axis. तो एक अगेन कॉमन मिस्टेक जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, शायद अगेन उसको अच्छे से सुना नहीं लोगों ने, इसलिए सबने ही गलत आंसर दिया है। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एक्सीड्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हुई, और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी। तो ये जो डिस्टेंस होती है, अगर मैं कोई पॉइंट एच कॉमा के ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा था ये मॉड की होता है, इसी तरह से ये मॉड एच होगा। अब सब लोगों ने अगेन यहाँ पर मॉड नहीं लिया है ना, सीधे उन्होंने पॉजिटिव मान लिया है। ये पॉइंट आपका पी पॉइंट, ये तो यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ पर भी हो सकता था। तो अगेन हम लोगों ने वही मिस्टेक करी है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी, है ना। उससे फिर आगे सीखा नहीं हम लोगों ने। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या हुआ, मॉड के exceeds its distance from the y-axis, मतलब माइनस मॉड एच, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 4। अब इसकी जगह आ जाएगा मॉड वाई माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू 4। अब अगर मॉडुलस अपन लोग पढ़े हुए हैं, तो अपने को दिखना चाहिए कि ये टोटल 4 आंसर लिखे हुए हैं। एक बार आप एक्स और वाई को प्लस से खोल दोगे, एक बार एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक बार वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, और एक बार दोनों एक्स और वाई नेगेटिव। तो 4 लाइन्स आने वाली है यहाँ पे। ये समझ में आया क्या? यहाँ पर अपने ने वही मिस्टेक करी जो मैंने लास्ट क्लास में बोली थी। मैक्सिमम बच्चे अगेन, है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे। सॉल्व करना देखो बड़ी बात नहीं होती, राइट सॉल्व करना बड़ी बात होती। अब एक बार कोई चीज बता दी जाती है ना, तो अच्छे बच्चे की ये निशानी होती है कि उसको वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेता है। पिछली क्लास में समझाया था, अपन एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, तो जनरली बच्चे ये वाई लिख देते हैं। तो ये वाई नहीं है, ये मॉड वाई है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। आपको अगर ये पता है ये पॉजिटिव है, तब तो ठीक है, आपने 3,5 लिया पॉइंट, तब तो ठीक है, ये 5 ही होगा। लेकिन अगर आप पता ही नहीं आपको कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपको मॉड लगाना चाहिए। समझ में आया क्या? फाइन, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, आई थिंक सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसी सिचुएशन है कि ए और बी जो है वेरिएबल पॉइंट है ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हो, ये वेरिएबल पॉइंट है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी रह सकता है। तो अपन ने लोकस का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मान लिया, क्योंकि लोकस तो एक मूविंग पॉइंट है, तो अपन ने मान लिया कि ठीक है इस तरह से ए और बी है। मैं पॉजिटिव नहीं मानूंगा, मैं बस इसको दिखा रहा हूँ। ये अपना है और ये लेंथ उसने एल बोली है। ओ को ओरिजिन क्वेश्चन में गिवन है। अपने को लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो ये कि जो ये दोनों चीज़ें लिखी है इनका मतलब सेम है। ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपका हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वही सर्कम सेंटर होता है। इसीलिए अपन मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी बोले या सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी बोले, इट इज़ वन इन द सेम थिंग। ठीक है ना। तो ए बी की लेंथ अपने को एल दी गई है और इसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है एच कोमा के। ठीक है, आई थिंक अगर मिडिल पॉइंट ए बी का एच कोमा के है तो ये 2h, 0 होगा और ये 0, 2 के होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो ऑब्वियसली अपन मिड पॉइंट लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला से दिख रहा है साफ साफ कि अगर मिड पॉइंट ए बी का पी है एच कोमा के, ए और बी अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हैं तो ये होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो सोचो मन में ये a, 0 है और ये 0, b है। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, तो a+0/2 की वैल्यू h हो गई, तो a की वैल्यू 2h हो गई। शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ए बी की लेंथ अपने को अगर एल दी गई है, तो डिस्टेंस हमने लगाया मैंने ए बी के लिए, तो ये बनेगा 2h का होल स्क्वायर एंड 2k का होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट एल। तो फाइनली इट इज 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, और उस 4 को डिवाइड कर दें तो ये अपने पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाय 4। डन। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, हाँ कि ना, 1 और 2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि सेंट्रोइड का लोकस निकालो। तो सेंट्रोइड के लोकस निकालने के लिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेंट्रोइड का लोकस निकाल देते हैं। तो अगेन ट्रायंगल बनाया ए बी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ए बी। ए बी की लेंथ अभी भी एल है और अपने को सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। अब सेंट्रोइड इज एच कोमा के। अगेन मैंने इसको a, 0 लिया, इसको 0, b लिया, ये 0, 0 है ही सही। तो अब क्या हो जाएगा, 0+0+a/3, ये हो जाएगा h। तो a बराबर 3h। इस तरह से 0+b+0/3, ये हो जाएगा आपका k। तो b की लेंथ हो गई 3k। अब अगेन ए बी की लेंथ अपने को l दी गई है, तो डिस्टेंस हम लोग लगाएंगे तो a² प्लस b² की वैल्यू l के बराबर है। स्क्वायरिंग कर देंगे तो a² प्लस b² की लेंथ l² हो गई। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू h और k के टर्म में रिप्लेस कर देंगे, तो 9 टाइम्स x² प्लस y² इज इक्वल टू l²। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन? ये सब सर्कल है बिल्कुल। हाँ, ये 2 जिन लोगों ने लिखा है क्या दिक्कत है उनको भाई? जरा माइक ऑन कर रहा हूँ, बोलना जरा, क्या दिक्कत है भाई? ये शुभम कुमार और दक्ष भाई, 1 मीन्स नो डाउट,
एवरीथिंग ओके, टू मीन्स देर इज समथिंग प्रॉब्लम। कितनी बार समझाना, इतनी सी चीज के लिए मतलब इतना टाइम है। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में कहा है उसने कि एल की वैल्यू अगर 4 ले ली जाए तो लोकस उस पॉइंट का निकालो जो सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो 1:2 डिवाइड कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है उसने, ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सेस पे है और बी जो है वो वाई एक्सेस पर है। अब ये जरूरी है कि अगर अपन को ये नहीं दे रखा होता ना, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई बच्चा अगर 1:2, ये ए और ये बी है, तो कोई यहाँ से 1:2 लेता या कोई यहाँ से 1:2 लेता, तो वो दो अलग अलग बातें होती। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ए पॉइंट एक्स एक्सेस पर है और बी वाई एक्सेस पर है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? तो तीसरे पार्ट में भी सेम तरह से प्रोसीड करेंगे। ये ओरिजिन, ये ए बी, वाई एक्सेस, दिस इज बी, दिस इज ए, एक्स एक्सेस। और अब एल यानी कि ए बी की लेंथ जो है, एल को वैल्यू 4 दे रखा है। अब इसको 1:2 में ए से बी की तरफ जाते वक्त, पीछे वापस से पढ़ना, ए बी सेगमेंट, तो ए से बी की तरफ जाते हुए 1:2 में डिवाइड करना है। ऐसे रीड करेंगे इसको, ए से बी की तरफ जाते वक्त आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2। तो ए से बी की तरफ जाते वक्त यहाँ पे पॉइंट ये 1:2। समझ में आया कुछ? अब वापस से वही करूंगा, इसे a,0 लूंगा, इसे 0,b लूंगा। ये लेंथ आपकी हो गई √ऑफ a² प्लस b² की वैल्यू, यानी कि a² प्लस b² आपका 16 हो गया। अब यहाँ पर बस a और b को मैं h और k के टर्म में रिप्लेस कर दूंगा। तो अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं ए बी लेंथ पे। तो क्या बनेगा अपना, 1:0 2:a/3, दिस इज इक्वल टू h। तो यहाँ से आपका a आ जाएगा 3h/2। इसी तरह से 1:b 2:0/3, ये k हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 3k। अब ये उठा करके ऊपर रख देंगे अपन, तो 9h²/4 प्लस 9k² is equals to 16. Final answer is 9x² 36y² is equals to 64. ये फाइनल आंसर है। बात पल्ले पड़ी क्या? ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना, थोड़ा सा फील करना। सपोज करो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, था ना? और फॉर द टाइम बीइंग लेट अस अज्यूम कि यार देखो ये क्या है, ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। अगर नहीं पता है तो बस लोकस का इक्वेशन है, बस खत्म हुई पड़ी। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सपोज करो, ये ध्यान से सुन लेना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज करो यहाँ पर ये बोलता है ये ए बी एक रॉड है और ये स्लाइड कर रही है ऐसे, यानी गिर रही है ऐसे। फिजिक्स में अभी पता नहीं तुम लोगों ने कितना पढ़ा है, लेकिन काइनेमेटिक्स में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें रॉड स्लाइड कर रही होती है और उसका सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालते हो और बहुत सारी चीज़ें निकालते हो तुम लोग। तो कोई नई सिचुएशन नहीं है, ध्यान से देखना। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता और ये ए बी अपने रॉड ही है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। तो ये मान लेते हैं ये ए बी एक रॉड है। अब अपन कहते हैं कि ये ए बी रॉड जो है ना, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, वही जो गिवन है क्वेश्चन में। और अब अपने को कहा जाता है कि ये जो रॉड है ना, ये एक्स एक्सिस पे ऐसे स्लाइड कर रही है। तो ऐसे स्लाइड करेगी, धीरे धीरे स्लाइड करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब गिर जाएगी। हाँ या ना? तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि अभी जो अपन ने क्वेश्चन पीछे किया, यही वाला क्वेश्चन है ये। देखो ये फर्स्ट पार्ट, इफ यू कैन सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली। ये अब मैंने रॉड मान ली जिसकी लेंथ एल है, और अब मैं कह रहा हूँ कि रॉड ऐसे स्लाइड कर रही है। तो ये इस तरह से नीचे आ रहा है पॉइंट बी और ए आगे जा रहा है। समझ रहे हो बात को?
तो अपना जो आंसर आया लोकस का यही आएगा, सेम सवाल है, समझ रहे हो बात को? आंसर सेम ही आने वाला है, सब कुछ सेम रहेगा कैलकुलेशन, हाँ या ना? बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना कि जब ये रॉड आपकी ऐसे गिरते जाएगी गिरते जाएगी गिरते जाएगी, तो ये रॉड का देखो, ये मिडिल पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये है रॉड, इसका मिडिल पॉइंट, ये मेरी फिंगर जहाँ पॉइंट कर रही है, ये इस रॉड का मिड पॉइंट है, इसी का लोकस निकाल लेते हैं आप लोग। तो जब ये पॉइंट ऐसे स्लाइड कर रहा होगा तो ये मिड पॉइंट भी घूम रहा होगा। तो ये मिड पॉइंट कैसे घूम रहा होगा, ये इस पाथ में घूम रहा है जो अपन ने इक्वेशन निकाली, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है। इतना तो हमको पता ही है, हम लोग स्टार्टिंग से जितना पढ़े हैं अगर ध्यान से, है ना? यही इक्वेशन आएगी और मिड पॉइंट किस में घूम रहा होगा, एक सर्कल में घूम रहा होगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि जब ये आपकी रॉड ऐसे स्लाइड करेगी तो ये मिड पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद ये रॉड ऐसे गिर जाएगी एक्स एक्सिस पे आके। जैसे तुम्हारे सामने जो दीवार है उस पे तुम जो कॉर्नर है उस पे अगर सोचो एक रॉड को ऐसे स्लाइड करा रहे हो, तो एक टाइम आने के बाद वो रॉड है ना, जब फ्लोर पे टच करेगी तो उसके बाद वो मूव करना बंद कर देगी जब फ्लोर पे गिर जाएगी तो, हाँ या ना? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जब रॉड स्लाइड करते करते ऐसे फ्लोर पे गिर जाएगी तो आपका आंसर क्या आया, सर्कल की इक्वेशन। बट कैन यू इमेजिन, ध्यान से सोचो तो, कि पूरा सर्कल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ये रॉड गिर चुकी होगी फ्लोर पे और गिरने के बाद इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन तो आई है जरूर यहाँ पे, बट ये एक्चुअली पूरा सर्कल बन नहीं पाएगा, ये सिर्फ एक आर्क बन पाएगा इस तरह से, लाइक दिस, ओनली आर्क ऑफ द सर्कल। समझ में आई कुछ बात? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ लोकस की इक्वेशन निकालने का होगा। बट यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि लोकस के अंदर कई बार क्या होता है कि आपका इक्वेशन आता है किसी कर्व का, बट जरूरी नहीं है कि वो पूरा कर्व बन रहा हो, उसको आपको कई बार देखना पड़ता है कि क्या पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा। जनरली इस पे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ना? और वो ए बी की जो लोकेशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्वार्टर सर्कल होगा या उससे कम होगा या ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? क्या समझाया मैंने यहाँ पे? तो द थिंग इज कि कई बार आप जब लोकस सॉल्व कर रहे होते हो तो आपके पास एक कर्व की इक्वेशन आती है, तो हो सकता है ये पूरा कर्व बन ही ना रहा हो। समझ में आ गया क्या? जितना मैंने आखिरी में अभी 2 मिनट बोला है ये सब एक्स्ट्रा है, इमेजिनेशन पावर रखते हैं तो समझ में आएगा, नहीं इमेजिनेशन पावर रखते हैं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ये इक्वेशन निकालनी होगी, है ना? इतना मेरे हिसाब से मैंने कह दिया है, सब बोल दिया है मैंने। अगर ध्यान से कंसंट्रेशन से सुन रहे होंगे तो सब कुछ बोल दिया है मैंने। जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना वो फिर से रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है क्या? आगे बढ़ूं? 3 पार्ट थे, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। मिड पॉइंट लेकर के बता दिया है, 1:2 रेशियो ले लिया, मतलब 1:1 ना लेकर के 1:3 ले लेता मैं, तो तुम अपने आप देखो क्या बनता, 2:3 लेकर के देख लो क्या बनता, तुम्हें सब अपने आप दिख जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ूं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझना, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना? कि नेक्स्ट अपना जो पढ़ना है चैप्टर दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इतना अपने को अब समझ में आने लग गया होगा कि ये किसी न किसी का क्या है, लोकस है। एवरीथिंग विच विल स्टडी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज लोकस ऑफ पॉइंट। यस, क्लियर? तो व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन को हम कैसे इमेजिन करते हैं? ऐसे एक लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी नज़रों में। अब इसको अगर हम इमेजिन करें तो क्या है कि इस पे अगर हम कोई 2 पॉइंट लें, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लें, तो ए बी जो बन रहा है, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन को अगर अपन डिफाइन करें तो अपन यही तो कहेंगे कि अगर अपन उस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अपने को देगा, हाँ या ना?
ठीक है। सो इट मीन्स अगर मैं स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करूं तो स्ट्रेट लाइन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन में कि अपन एक्स एक्सेस से उसका डायरेक्शन नापते हैं। ये एक्स एक्सेस है, तो हम कहते हैं एक्स एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो वो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है, ध्यान से सुनेंगे, पहली बार नहीं सुन रहे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है उस एंगल थीटा को अपन उसका इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। इस थीटा को क्या कहा जाता है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ये सब आगे मैं डेफिनेशन में लिखा दूंगा। अभी के लिए अपने को टर्म सुनना है, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कई लोग। और इस लाइन का हम स्लोप डिफाइन करते हैं जो इंक्लिनेशन से डिफाइन करा जाता है, जिसको हम सिंबल m से डिनोट करते हैं, और वो m की वैल्यू हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज टेन थीटा, जहाँ पे थीटा का मतलब आपका इंक्लिनेशन है, और इंक्लिनेशन की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज्ड जीरो से पाई ओपन। तो अगर कोई भी बच्चा कभी थीटा का इंक्लिनेशन पूछा रहा है, लाइन का इंक्लिनेशन, और कोई बच्चा अगर 210 डिग्री बोल रहा है तो बहुत बड़ा वाला है ना, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि इंक्लिनेशन की जो वैल्यू है वो जीरो से पाई ओपन तक होती है। पाई से बराबर या पाई से बड़ा इंक्लिनेशन कभी नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? क्या मैंने कहा अभी? मैंने दो नए टर्म इस्तेमाल करे। स्ट्रेट लाइन लोकस है एक ऐसे पॉइंट का जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया? इंक्लिनेशन वर्ड को नया इंट्रोड्यूस किया कि जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसने एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। उसकी रेंज कहां से कहां होती है? जीरो से पाई होती है। इस थीटा का टेन थीटा निकालने पे उस लाइन का स्लोप होता है जिसको एम से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बत्ती जलनी चाहिए, है यहाँ पे बत्ती जलनी चाहिए हमारी। क्या बत्ती जलनी चाहिए हमारी? कि सर टेन थीटा अगर आप लिख रहे हो तो सर आप पाई बाई टू पे भी जाओगे, तो पाई बाई टू पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इमेजिन करेंगे हम लोग कोई अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सेस के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो वो जो लाइन है वो आपकी एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर हो गई या वाई एक्सेस के पैरेलल हो गई। समझ में आया क्या? तो हम उस समय 1090 को बोलेंगे ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफाइंड, या हम बोलेंगे जो m की वैल्यू है इट इज नॉट डिफाइंड और इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। समझ में आया क्या? क्या कहा मैंने? जब मैं इंक्लिनेशन को जीरो से पाई ओपन कह रहा हूं, तो पाई पे ओपन लग गया, तो इतना तो हमारे में दिमाग होना चाहिए, इतना अक्ल होना चाहिए कि जब ओपन लग गया तो पाई इंक्लिनेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियसली उसका इंक्लिनेशन जीरो है, यानी एम की वैल्यू टेन जीरो होगी। टेन जीरो होगी इसका मतलब आंसर इज जीरो। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? तो कुल मिलाकर के पहली चीज समझ में आई कि स्ट्रेट लाइन लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब डायरेक्शन के लिए अपन ने कहा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापो, और इसकी वैल्यू हमारी जीरो से पाई होगी, जिसपे पाई पे ओपन जीरो पे क्लोज्ड है। इस लाइन का स्लोप होता है जिसको हम इंक्लिनेशन से डिफाइन करते हैं टेन थीटा लेकर के। तो अगर जीरो थीटा ले लिया तो इसका मतलब m की वैल्यू टेन जीरो यानी कि जीरो। इसका मतलब लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर थीटा आपने 90 डिग्री ले लिया यानी पाई बाई टू ले लिया, तो आपका m जो हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1090 अनडिफाइंड होता है। इस केस में जो लाइन है आपकी वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है या y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया क्या? और मैं तुमसे सिंपल सी चीज पूछता हूँ, अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन 15 डिग्री है तो बताओ उसका स्लोप क्या होगा? तो तुम बोलोगे 10 15। 10 15 की वैल्यू बोलो फटाफट। ये सब अपन ने याद करी कंपाउंड एंगल में। व्हाट इज 10 15 डिग्री? वेरी गुड, 2 - √3। व्हाट इज m बराबर 10 पाई बाई 8 का वैल्यू? जल्दी बताओ, 10 पाई बाई 8 का वैल्यू बताओ। √2 - 1। अगर मैं m की वैल्यू लिखता हूँ 3 पाई बाई 8, तो बताओ क्या आंसर होगा? सारी लविंग वैल्यूज याद होनी चाहिए। √2 + 1।
अगर मैं m की वैल्यू को 10 ऑफ क्या ले लूं मैं, 10 ऑफ 3 5 पाई बाई 12 ले लिया, 5 पाई बाई 12। अब बताओ क्या आंसर होगा, 5 पाई बाई 12, 2 प्लस रूट 3। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं m की वैल्यू को 10 ऑफ पाई बाई 3 बोलूं तो बताओ क्या आंसर होगा, रूट 3। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं अपन लोग? इंक्लिनेशन पता चल जाएगा तो लाइन का स्लोप पता चल जाएगा टेन थीटा लेने से। फाइन, आगे बढ़ रहा हूं मैं, मूविंग फॉरवर्ड। तो ये जो भी अपन ने पढ़ा ये सब उसका अंग्रेजी में वर्जन है ना, डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस लोकस आर ज्वाइंट दे डिफाइन अ यूनिक डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अपन लोग क्या यूज कर रहे हैं, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन क्या है, if a straight line intersects x-axis, the inclination of the line is defined as the measure of the smallest non-negative angle. अब non-negative के लिए अपन एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, which makes with the positive direction of the x-axis. Slope या gradient of the line, तो जो inclination है उसका थीटा ले लेंगे, तो it is defined as tan theta. थीटा पाई बाई 2 क्यों नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, ठीक है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है थीटा की, तो 0 से पाई होती है, 0 पे क्लोज्ड, पाई पे ओपन। ये सब मैंने अभी पीछे लिख समझाया था, ये लिखा हुआ है एज इट इज, ये अपने को पता होना चाहिए। जहाँ स्टार बना रखा है, एरो बना रखा है, स्टार बना रखा है, रिमेंबर लिख रखा है, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। आगे बात समझ में, टीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन, स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है समझा दिया है, रेंज क्या होती है इंक्लिनेशन की समझा दिया है। पाई बाई 2 पे m डज नॉट एग्जिस्ट, लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सेस या परपेंडिकुलर टू द x एक्सेस, वन एंड द सेम थिंग। अगर जीरो ले लेंगे तो m की वैल्यू 10 जीरो आएगी, 10 जीरो की वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू x एक्सेस, यानी लाइन है जीरो स्लोप। समझ में आया क्या? अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अपने को एक लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स पता है a और b, तो अपन लोग x1 x2 के ऑब्वियसली बराबर नहीं है ये कह रहे हैं, क्योंकि अपन जब डिफाइन करेंगे स्लोप को तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 आएगा। तो हम स्लोप को इस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ वी नो एनी टू कोऑर्डिनेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस लाइन का स्लोप हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं। अब ऐसे कैसे करते हैं इसको समझने के लिए इस डायग्राम पे आएंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ ये दो कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है एक लाइन के ऊपर, और मैं तुमसे बोलता हूँ इस लाइन का मुझे स्लोप बताओ, तो तुम बोलोगे सर ने स्लोप के लिए क्या कहा था कि एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज में, उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, और उसका टेन थीटा ले लेते हैं तो वो स्लोप बन जाता है। ठीक है, सर ने ऐसा कहा था, तो हम भी यही करते हैं, इस लाइन को ऐसा करते हैं आगे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये जो एंगल बना ये इंक्लिनेशन हो गया, और इसका टेन थीटा जो होगा वो आपका स्लोप होगा। तो ठीक है भाई सर, इतना आपने बताया था, अब हम दिमाग हमारा लगाएंगे। ये हमने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब सर ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये हमारी लाइन इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो अगर ये थीटा है तो सर ये एंगल भी थीटा ही होगा। खत्म सर। अब ये वाला जो पॉइंट है अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं सी बोल दूं, तो ऑब्वियसली ये क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका वाई नहीं चेंज होगा, तो इसका वाई y1 ही रहेगा। क्योंकि ये जो लाइन है बी सी ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसमें x नहीं चेंज होगा, इसका मतलब ये x2 होगा। तो इसका मतलब ये लेंथ हो गई सर y2 माइनस y1, और ये हो गई सर x2 माइनस x1। तो सर सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर टेन थीटा निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या उल्टा लिख दो y1 माइनस y2, तो नीचे भी x1 माइनस x2। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? हाँ केना, आई थिंक ये तो शायद हम लोग यूज भी कर रहे होंगे स्लोप, कहीं ना कहीं हमने शायद अभी तक यूज कर भी लिया होगा, है ना। ये मेरे को लगता है पहली बार कोई सुन रहा है, इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फिजिक्स में है ना काम आ ही गया होगा। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री अभी पढ़े हो तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स है ना उसमें वगैरह में काम आता है।
ठीक है, ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, है ना, तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है तो आई एम विल बी रियली सरप्राइज, फिर भी मैंने ये पूरी डेफिनेशन वगैरह लिखी है। मैं फिर बोल देता हूँ आखिरी बार, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में सबको समझाया था। ये जो पढ़ाया जाता है, हमें अपने हाथों से अपने नोट्स बनाने हैं इसको देख करके। अब तुम इसकी क्लास के बाद जो मैं हैंडआउट शेयर करता हूँ उससे बनाओ, या तुम इसकी रिकॉर्डिंग देख के बनाओ, बट अगर तुम अपने हाथों से खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो इसको देख देख के, तो तुम फिर प्रॉपरली नहीं सीखोगे, ये मैं गारंटी से तुम्हें कह सकता हूँ। चॉइस इज योर्स, तुमको आलस करना है या मेहनत करना है, तुम्हारे फ्यूचर की बात है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नोन द लोकस, हाउ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड। नाउ विच लोकस इज फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन वी नो। तो अब लोग सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन की बात करेंगे। एक लाइन की इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। सबका मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है ना। अब कब कौन सा तरीका काम आएगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, जो अपन लोग आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को नजर आएगा। फॉर द टाइम बीइंग अपन एक एक फॉर्म को समझते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। समझ में आई बात? बढ़ा जाए आगे, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसे जनरल फॉर्म कहते हैं, कुछ लोग इसको एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं, बट ज़्यादा इसका जनरल नाम है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो अ लीनियर, ये अपन लोग पिछले लेक्चर में बात भी किए थे, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स दैट इज, अपन क्योंकि एक्स और वाई प्लेन में पढ़ रहे हैं इसलिए अपन एक्स और वाई यूज कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, आप एक्स वाई प्लेन में बात ना करके वाई जेड प्लेन में चले जाओ तो वाई और जेड दो वेरिएबल हो जाएंगे, और जेड एक्स प्लेन में चले जाओगे तो आपका जेड और एक्स दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो एनी टू वेरिएबल्स, है ना, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन से स्ट्रेट लाइन को डील कर रहे हैं जेई सिलेबस में, इसलिए मैं एक्स और वाई लिख रहा हूँ यहाँ पे। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई represents straight line, straight line that is इस तरह की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन जनरल फॉर्म। यू कैन सी देयर आर टू वेरिएबल्स हियर एक्स एंड वाई, whereas a b c are, they are not variables, they will be having some values। समझ में आया क्या? इसे अपन कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इज इट फाइन? अब मैं अगर किसी भी स्टूडेंट से एक सवाल पूछूं कि इस इक्वेशन को लिखने के लिए मुझे कितने अननोन की वैल्यू रखने की जरूरत है, तो जल्दीबाजी में बच्चे बगैर दिमाग लगाए कह देते हैं सर एक ए चाहिए, एक बी चाहिए और एक सी चाहिए। तो तीन बोल देते हैं, सर तीन वेरिएबल चाहिए, जिस तीन आप इक्वेशन दोगे तो मैं ए बी सी निकाल दूंगा। तो ये आंखों का धोखा है। जैसे मैंने कहा दो वेरिएबल में है तो एक्चुअली दो से ही काम चलेगा। अब कैसे दो से काम चलेगा? मान लेते हैं ए जीरो नहीं है, भाई ए जीरो हो सकता है तो फिर मैं बी ले लूंगा, एक वेरिएबल उठा लेंगे ए बी सी में से जो कि नॉन जीरो है, क्योंकि अगर तीनों ही जीरो हो गए तब तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ए बी सी में से कम ये तो तय है कि सारे तीनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, हाँ है ना। तो इसका मतलब मैं मान लेते हैं कि ए जीरो नहीं है, हम जो इक्वेशन दे रखे हैं, तो अगर ए जीरो नहीं है तो मैं ए से डिवाइड मार दूंगा, तो ए से डिवाइड मारने पे ऐसा देखेगा मुझे, हाँ क्या ना? इज इट क्लियर? और अगर ऐसा देखेगा तो इसको मैंने मन में मान लिया ये लैम्डा वन है और ये लैम्डा टू है। तो अब मेरे सामने जो इक्वेशन मुझे दिखेगी उसमें ध्यान से देखो, सिर्फ दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं, जिनको तुम निकाल दोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, एक लैम्डा वन और एक लैम्डा टू। तो ये जो तरीका होता है ये हम लोग अगले साल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ये रिड्यूस करके मिनिमम कंस्ट्रेंट में
ना, मिनिमम कांस्टेंट के फॉर्म में जब हम किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ये अगले साल ज़्यादा काम आएगा, बट मैं यहाँ थोड़ा सा आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जितने भी बच्चों से पूछ लेता हूँ कभी कि इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कितनी कंडीशन चाहिए, तो सीधे बोलते हैं सर एक ए की वैल्यू, एक बी की वैल्यू, एक सी की वैल्यू। तो सर 3 कंडीशन चाहिए, तो गलत है। 3 कंडीशन चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, बाकी हम अगले साल जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर हमें ज़्यादा नजर आएगी। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, नथिंग मस्ट टू डिस्कस इन दिस। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी कुछ नया नहीं है। अगर हम पीछे का पेज पलटेंगे तो पीछे अपन लोग अभी अभी ये पढ़ के आ रहे हैं। मैं ये वापस से यहाँ समझा देता हूँ। सपोज करो दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0,0। ध्यान से देखना। सपोज करो एक लाइन है, ये सेगमेंट बनाया मैंने लाइन का, क्योंकि लाइन की तो इन्फाइनाइट लेंथ होती है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस लाइन पे एक पॉइंट मुझे पता है, x1 y1 पता है। तुमने कहा सर दूसरा भी लिख दो ना। मैंने कहा क्या लिखूं? कि सर नहीं पता क्या? मैंने कहा नहीं पता। तो सर ऐसा करो, लोकस ले लो h को के, क्योंकि लाइन के ऊपर एक पॉइंट मूव कर रहा है तो वो लोकस होगा सर। मैंने कहा ठीक है भाई। और सर ये जो लाइन है इसका स्लोप m है, अपने को गिवन है अपने को। तो सर अभी अभी आपने समझाया था कि m की वैल्यू को कैसे लिखना है। तो सर k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन। ये बात पल्ले पड़ी क्या? कुछ पल्ले पड़ी क्या बात? यही तो पढ़ा था ना अभी पीछे अपने। ये देखो जरा, यही तो पढ़ा था अपन ने। एक लाइन पे अगर अपने को दो कोऑर्डिनेट्स पता है, गिवन है, तो उसका स्लोप अपन ऐसे ही तो लिखते थे। टेन थीटा का मतलब क्या था? ये एम ही तो होता है टेन थीटा। हाँ है ना? तो बस यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मान लेते हैं इस लाइन पे अपने को 2 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट पता है, और अगर 1 पॉइंट पता है अपने को 2 की जगह, तो अपन 1 पॉइंट को लोकस ले लिया, एच कॉमा के ले लिया। स्लोप अपने को गिवन है, एम गिवन है अपने को। अब मैं तुमसे बोलूं कि क्या लिखा हुआ है, तो आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच को एक्स और के को वाई लिखोगे, सबको दिख गया होगा कि ये सर ये लिखा हुआ है। हाँ के ना? एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, लाइन की क्वेश्चन आए। समझ में नहीं आया? समझ में आया क्या? यानी कि अगर मुझे एक लाइन पे एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, तो आज के बाद मुझे अगर स्लोप की वैल्यू पता है और उस लाइन पे मुझे एक पॉइंट गिवन है, तो मैं खट से लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। हाँ के ना? अब सर इतना आपने बताया तो अब हमारा दिमाग आगे दौड़ गया। अब आप 1 पॉइंट फॉर्म बता चुके हो जिसमें पॉइंट और स्लोप गिवन था, तो अब सर हम 2 पॉइंट फॉर्म खुद ही लिख लेंगे सर। क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, आप हमें 2 पॉइंट दोगे सर। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मैं तुम्हें एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दूँ, लाइक दिस, ये लाइन है। अब मैं तुम्हें स्लोप नहीं दे रहा हूँ, अब मैं तुम्हें इस लाइन पे 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ ऑलरेडी। ये गिवन है तुम्हें ए और बी। और अब मैं तुमसे कहता हूँ तुम इस लाइन की इक्वेशन लिखो, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो। तो तुम बोलोगे सर अभी भी आपने 1 पॉइंट फॉर्म में समझाया कि अगर एक पॉइंट x1 y1 और स्लोप पता है तो ऐसे लिखते हैं सर। तो अगर आपने हमें सर 2 पॉइंट दे दिए तो स्लोप तो हम खुद ही लिख लेंगे ना सर। हाँ या ना? तो सर स्लोप की वैल्यू अभी आपने बताई थी कि ये ऐसे लिखी जाती है। तो सर आपने अगर 2 पॉइंट दे दिए तो स्लोप हम खुद लिखेंगे। 2 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट में ले लूंगा सर। चलो x1 y1 ले लो सर, और यहाँ पे सर आप स्लोप लिख दो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ फिर से लिख दो आप x माइनस x1। तो ये सर हमारा 2 पॉइंट फॉर्म हो गया लाइन की इक्वेशन का। हाँ के ना? इजी, नथिंग ग्रेट। बट ये ध्यान रख लेना, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि यहाँ y1 लिख दिया और यहाँ x2 लिख दिया।
है ना, एक ही पॉइंट पकड़ना है, या तो ए पकड़ना है या बी पकड़ना है। अगर यहाँ y2 लिखोगे तो फिर यहाँ x2 ही लिखोगे, क्योंकि b के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं फिर अपन। और स्लोप तो अपन लोग अभी अभी कई बार बोल चुके हैं, हम तो आज ही की क्लास में 3 से 4 बार बोल चुके हैं कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे अपने को पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्लोप हम खुद लिख सकते हैं। हाँ कि ना? क्लियर है? यूज लिया जाए इन लोगों का, 1 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म का यूज लेकर के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, करें? ठीक है, सब फॉर्म याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्म कहाँ काम आएगा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करा जाएगा। अभी तो अपन सीख रहे हैं तो अपन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन सेज अ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे है एक पॉइंट, आई थिंक दिख गया होगा, 1,0 एक्स एक्सिस पर होगा, ये 1,0 है, और 2,1, तो ये यहाँ ले लेते हैं, दिस इज 2,1। नाउ यू आर गिवन आई थिंक 2 कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब ये क्या कह रहा है, एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों से पास कर रही है, तो हमने कहा भाई ये लो पास करा दो, ये लाइन है, दिस इज द लाइन विच दे आर टॉकिंग अबाउट। अब इस लाइन को इस पॉइंट ए पे पकड़ के रोटेट करा जा रहा है 15 डिग्री से। ऑब्वियसली जब आप इस लाइन को ए से रोटेट करोगे तो ए से ए पे सोचो अपन ने वो लगा दिया, खूंटा लगा दिया है, मतलब कि आपने हैमर से उसको नेल कर दिया है, और आप उस लाइन को आप 15 डिग्री से घुमा रहे हो। तो सबसे पहले जो आपकी चीज में दिमाग आएगा, दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले कि सर 15 डिग्री किधर घुमाया, इधर घुमाया कि सर इधर घुमाया। ये तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है सर, तो सर इसका मतलब 2 आंसर होंगे, क्योंकि हम तो दोनों तरफ घुमा सकते हैं 15 डिग्री, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा है ना कि आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 ही आंसर आने चाहिए। जिसने सोचा कि एक ही आंसर आएगा उसने सोचा नहीं प्रॉपर क्वेश्चन को। हम यहाँ पे थीटा को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर उसने रोटेट किया है। रोटेट का मतलब है घुमाना, तो 1,0 से आप इधर भी घुमा सकते हो और इधर भी घुमा सकते हो, तो देयर विल बी 2 आंसर्स। हाँ या ना? ये समझ में आया क्या? अब सबसे पहले तो इस लाइन का जो स्लोप है इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो सर y2 माइनस y1 करो, 1,0 और ये 2 - 1, कितना एंगल आ गया? 1 आ गया। इंक्लिनेशन तो यानी 45 डिग्री हुआ ये। इसका मतलब अगर ये 45 डिग्री है, इसका मतलब अगर आपने 15 डिग्री पीछे घुमाया यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया, तो जो नई वाली लाइन आई होगी इसको 15 डिग्री घुमाने के बाद उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री रह गया होगा, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री रह गया होगा। यानी इसका अगर स्लोप में m1 बोलूं तो ये 10 30 डिग्री आया होगा, यानी कि 1/√3 आया होगा। और अगर सर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होता इस पॉइंट के अबाउट, तो यानी कि ये 15 डिग्री जुड़ा होता। तो इसका मतलब सर अगर इसके स्लोप को मैं m2 कहूं तो सर वो 10 60 डिग्री हो गया होता। इसका मतलब है सर, एक सेकंड, ये कुछ अपने आप ही लाइन ड्रॉ हो गई, इस पे क्या हो गया है भाई? एप्पल भी हैंग होने लग गया है आजकल तो भाई, किस पे विश्वास करें बताओ? एप्पल हैंग हो रहा है। इतना पैसा लगा के इंसान एप्पल लेता है कि चाइनीज नहीं है, इसमें भी चाइनीज प्रोडक्ट बोल से दिया। तो अब तो भगवान पे से भरोसा रहा है बस, बाकी हे भाई ठीक है, हो गया पूरा डिलीट हो गया तो चलो भाई, कुछ तो वापस आया। डिलीट हो जा भाई, क्यों खराब कर रहा है मेरा पेज? ये देखो, एप्पल केस कर दूंगा मैं तेरे पे, लाखों रुपए का नहीं करूंगा, करोड़ों रुपए का करूंगा। मेरी क्लास खराब कर रहा है तू। कौन है आजकल एप्पल का सीईओ बताओ जरा, मीटिंग फिक्स की जाए, जल्दी बताओ।
तुम में से कोई जाओ यार एप्पल एप्पल के अंदर सेलेक्ट होकर के, मतलब इंजीनियरिंग वगैरह करके आईटी से, और उसके बाद उन लोगों को सुनाना कि हमारी क्लास डिस्टर्ब हुई थी आप लोगों की जैसे, है ना। तुम लोग फटाफट आईटी पहुंचो, इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, और फिर जाकर के एप्पल वगैरह में सीईओ बनो, और उनको सुनाओ सर कि हमारी क्लास खराब करी थी तुमने। तारीख थी 9 अगस्त 2021, और उस दिन आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया था। चलो निकालो पैसा डबल। बताओ यार, ये भी हो ही नहीं रहा है यार। मतलब इसको मैं रब करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये रब ही नहीं हो रहा है। बताओ बताओ। है इतना महंगा आप आईपैड लेते हो, पेंसिल का पैसा अलग से देते हैं फिर वो लोग, है ना, फिर उसको 10-11 हज़ार में बेचते हैं। गलत बात है। स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ मैं, एक बार वेट करते हैं। भाई ऐसा करेंगे, है ना, 2 मिनट का सब लोग ब्रेक लेते हैं, इसको मुझे रीस्टार्ट मारना पड़ेगा, एक बार ट्राई करता हूँ, है ना। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। हेलो। देखो भाई, है ना, चलो अब स्टार्ट हुआ है। तो अपन ये कह रहे थे कि अगर ये 15 डिग्री इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि ये 45 डिग्री था, तो फिर 15 ऐड होने पे ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आपका स्लोप हो जाएगा √3, है ना। अब ध्यान से सोचना, इसी पॉइंट के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, तो ये जो लाइन आपकी, इसको मैं L1 बराबर 0 बोलूँ, और इसको मैं L2 बराबर 0 बोलूँ, तो ऑब्वियसली ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है। अब आपको पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो आई थिंक आप L1 की इक्वेशन 1,0 से पास होते हुए लिख रहे हैं। स्लोप इसका 1/√3 है, x-1, ये L1 हो जाएगा, और L2 हो जाएगा अगेन y-0 एंड √3 टाइम्स x-1। फाइन। तो 2 आंसर आएंगे यहाँ पे। दीज आर द 2 आंसर्स। और अगर उसने मेंशन कर दिया होता कि उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाए या क्लॉकवाइज घुमाए, तो फिर अपन उसके अकॉर्डिंगली एक आंसर लिखते हैं। ठीक है, हाँ है ना। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ। साउंड इज लिटिल लो। अब यार थोड़ा मैं, बुढ़ापा है मेरा, तो मैं बहुत चिल्ला तो नहीं पाता हूँ, तो ये मेरी आवाज़ से थोड़ा काम चला लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। फाइंड द इक्वेशन of the medians of the triangle whose vertices are these this।
तो एक अपने पास ट्रायंगल है, उसके अपने को तीनों वर्टिसेस गिवन है। लेट अस से दिस इज ए, बी एंड सी। तो अपने को मीडियंस की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब मुझे तुम एक चीज बताओ कि अगर मैं तुमसे मीडियंस की इक्वेशन निकालने को बोलूंगा तो तुम लोग जनरली, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि सर ये वाला मिड पॉइंट निकाल दो, तो सर ये कोऑर्डिनेट आ गया, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, एक मीडियन आ गया। अब सर एक काम करो, इसका मिड पॉइंट निकाल दो, इसको ज्वाइन कर दो, दूसरा मीडियन आ गया। सर अब इसका मिड पॉइंट निकाल दो, इसको ज्वाइन कर दो, तीसरा मीडियन आ गया। तो ये बेकार की मेहनत कर रहे हैं अपन मजदूरों की तरह, है ना। तो इससे बढ़िया अपन क्या करें, तीनों मीडियंस सेंट्रोइड से पास करेंगे। तो इसका मतलब है ये वाला मीडियन, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन सेंट्रोइड से पास करेगा। तो क्यों ना हम एक ही बार मेहनत करें कि सीधे सेंट्रोइड ही निकाल दें। और सेंट्रोइड निकालेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 1/3 आ रहा है, या तो इन दोनों को जोड़ेंगे और एक -1/3 आ रहा है। 1/3 -1/3 सही है क्या? तो आई थिंक है ना, खेल खत्म हो गया है। एक मीडियन ये है आपका, एक मीडियन ये है आपका, और एक मीडियन ये है आपका। इन्हीं की क्वेश्चन तो चाहिए हमें, लेंथ ऑफ मीडियन तो पूछा नहीं है। अच्छा, लेंथ ऑफ मीडियन से याद आया, एसओटी में लेंथ ऑफ मीडियन का फार्मूला, एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला, दोनों याद होना चाहिए अच्छे से, है ना। जेई में आ चुका है 2 बार, है ना, जी एडवांस के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए लेंथ ऑफ मीडियन और एंगल बाइसेक्टर याद होना चाहिए। पता है सब लोगों को? ठीक है, तो ए जी की इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ ए जी। अब ऐसा नहीं है ए जी के बाद लोग बाग बोले सर ओ जी की भी निकालो सर, क्योंकि सर गाना तो ये होता था सर ए जी ओ जी, है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम ए जी के बाद ओ जी ढूंढने लग जाओ, ऐसा नहीं है, ए जी है बस यहाँ पे। ठीक है ना, तो y-2 इज इक्वल टू m टाइम्स x-1। अब m कैसे निकालेंगे, तो 2 माइनस माइनस प्लस लिख रहा हूँ डायरेक्टली, होपफुली समझ रहे हैं सब लोग, और 1 - 1/3 समझ में आ गया, ये स्लोप हो गया। और अगर तुम्हें यहाँ पे लिखने में अच्छा नहीं लगता तो क्या करा करो, स्लोप अलग से निकाल लिया करो और वो वैल्यू यहाँ रख दिया करो। ठीक है हाँ, अब मेरे हिसाब से हम लोग तीनों निकाल लेंगे यार, है ना। अब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि सिमिलरली फाइंड बी जी एंड सी जी, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि तुम लोग ए जी को देख करके, है ना, सब लिख लोगे। ठीक है, बढ़ो आगे, है ना, क्योंकि अपन को देखो मेनली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब इस पे अपन टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बढ़ो आगे, चलो। तो ये अपन ने जो भी फॉर्म पढ़े थे उस पर मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी है। अब अपन आते हैं फोर्थ फॉर्म पे वापस से, है ना। अभी अपन ने कितने फॉर्म पढ़े थे, 3 फॉर्म पढ़े थे, जनरल फॉर्म, पॉइंट्स लॉ फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है ना। चलो अब वापस से पढ़ाई पे भैया ना। तो फोर्थ फॉर्म, इसके बाद अपना फोर्थ फॉर्म को चलो चालू करने से पहले मैं बताता हूँ एक डेफिनेशन, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन। अब जनरली इसमें कई बच्चे गलत समझ लेते हैं, है ना। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए जैसे सपोज करो मैंने एक लाइन लिखी 2x - y इज इक्वल टू 4। सपोज करो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सम लाइन। अब मैं तुमसे कहता हूँ व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, तो फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन l इज इक्वल टू 0। हाँ, लाइन को हम लोग, कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है तो हम उसको जनरल नोटेशन है l इज इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। तो लाइन इसने l दी है, तो इसको पूरा लिखने की जगह मैं यहाँ पर ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो x इंटरसेप्ट के लिए अपन क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट पुट
y is equals to 0 in equation of line L is equals to 0। समझ गए क्या? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब यह है कि उस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां कट किया। अब एक्स एक्सिस को कहां कट किया होगा, तो जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वहां पे वाई जीरो हो रहा होगा। तो कई बच्चे इसको गलत मान लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव वे में देखना है, यानी वो हमेशा एक्स इंटरसेप्ट को पॉजिटिव मानते हैं, जबकि ये गलत है। एक लाइन एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी काट सकती है, पॉजिटिव भी काट सकती है, वो उस लाइन की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इंटरसेप्ट ऑफ लाइन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। समझ में आया क्या? अब अपन यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में देखो y को 0 डालेंगे तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है। तो बहुत सिंपल है, आपने सीधे सीधे इस लाइन में इसको 0 रख दिया तो 2x बराबर 4। इसका मतलब है x इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब 2,0 से लाइन डेफिनेटली पास कर रही है। समझ में आया क्या? इसी तरह से अपन अगर फॉर y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो आपने x इज इक्वल टू 0 डाल देना इस लाइन की इक्वेशन में। x इज इक्वल टू 0 रखते ही आई थिंक तुमको दिख रहा है कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू -4 आ रही है। इसका मतलब है कि जब ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी तो 0, -4 होगा। इसका मतलब अगर तुम इस लाइन को अगर देख रहे हो प्लॉट करके, तो ये भी तुम्हें डायरेक्टली दिखेगा प्लॉट करने पे। x एक्सिस पे क्या आया था, देखो 2 आया था, और y पे आया -4। इसका मतलब ये हुआ कि 2,0, 2,0 और 0,-4, इन दोनों को ज्वाइन करने पे ये लाइन मिलेगी अपने को, जिसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है। समझ में आया क्या? दिस इज द गिवन लाइन। तो इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट मीनिंग इज क्लियर। पॉजिटिव नहीं होता, कभी नेगेटिव भी आ जाएगा, दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ सकता है, दोनों जीरो भी आ सकते हैं। अब दोनों जीरो कैसे आ सकते थे, अगर कोई लाइन को ओरिजिन से पास करा दे तो इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? अरे क्यों लगाएंगे मॉडुलस भाई, पूरी रामायण खत्म कर दी मैंने और फिर तुम वापस से उसी बात पे आ गए कि सर मॉडुलस नहीं लगाएंगे क्या। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, कहाँ पर एक्स एक्सेस को लाइन कट कर रही है। अब वो पॉजिटिव में कट करे नेगेटिव में कट करे, वो लाइन की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। क्यों उसको हमेशा पॉजिटिव लेना, ये कौन सा लॉजिक हुआ? ठीक है, इज इट फाइन? ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुना करो। मतलब 90% तो क्लियर क्लास में हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हम ध्यान से नहीं सुनते तो इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा अराइज होते हैं, और फिर एक कन्फ्यूजन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर बाइंड अप होता रहता है पूरा। ठीक है, हाँ कहना। क्या एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया? क्या कोई आज के बाद ऐसा तो नहीं कहेगा कि सर एक्स इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, वाई हमेशा पॉजिटिव? इंटरसेप्ट इज समथिंग जो कई बच्चे 12th तक पहुंच जाते हैं तो भी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इतनी सी बात है जितना मैंने भी समझाया। एक्स को 0 डालते हैं लाइन की इक्वेशन में तो वाई इंटरसेप्ट मिलता है। अब वो जो आ रहा है वो आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो आ रहा है, और आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो आपने एक्स 0 डालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो लाइन की इक्वेशन में वाई को 0 डालना है। डन? ठीक है। अच्छा, छोटी छोटी सी बातें यहाँ पे मैं बोलता हूँ, नोट लिखा के। अलाइन, अलाइन parallel to x axis at a distance of 2 यूनिट्स। 2 की जगह चलो a यूनिट्स ले लेते हैं, a पॉजिटिव है ना, a यूनिट्स फ्रॉम इट। चलो मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि अपने पास x एक्सिस है, इससे आपको a यूनिट्स पे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या आंसर होगा बताओ? x एक्सिस के पैरेलल है वो।
तो अगेन फिर वही बच्चे जो जल्दीबाजी करते हैं वो गलती करते हैं। कहाँ पे ए यूनिट्स, ऊपर या नीचे? तो ऑब्वियसली दोनों तरफ जा सकते थे ए यूनिट, ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर अपन ये एक्स एक्सिस कह रहे हैं तो ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इसका मतलब एक तो लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ए यूनिट ऊपर गए इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 0, a हो गया, और नीचे गए तो ये कोऑर्डिनेट 0, -a हो गया। तो ये लाइन होगी y बराबर a, और ये लाइन हो जाएगी y बराबर -a। पल्ले पड़ा। तो क्या लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू मॉड ए, याद है ऐसे बोले इसको, y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू -a। अब अगर वो बोल देता कि आप पॉजिटिव जा रहे हो ऊपर, तो फिर अपन को प्लस ही लेना पड़ता। अगर उसने नहीं बोला है तो फिर अपन दोनों आंसर लिखेंगे। फाइन। अच्छा, इसी पे याद है मुझे, साथ के साथ ही लिखा देते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ टाइम पास करने के लिए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? अपन एक्स एक्सिस बोलते रहते हैं, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्चुअली वाई बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका वाई 0 होता है। ठीक है, एक और लिखते हैं, तीसरा पॉइंट। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स बराबर 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलो या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलो, वन एंड द सेम थिंग है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस at a distance of a units from it। वही चीज अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, जो सबको शायद दिख गया होगा। अगर अपन y एक्सिस कह रहे हैं तो ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल है a यूनिट्स पे, तो इधर गए तो x बराबर a हो गया, क्योंकि पॉइंट a,0 हो जाएगा, ये 0, 0 था। और पीछे गए तो फिर ये आपका -a,0 हो जाएगा, तो x बराबर ये -a हो जाएगा। आई थिंक इट इज मोर देन क्लियर। तो x बराबर मॉड ए, दैट इज x बराबर a और x बराबर -a। आई बात समझ में? बढ़ू आगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नोट के पॉइंट थे, इसके आगे अपन लोग अब बढ़ सकते हैं। तो नाउ वी आर कमिंग टू फोर्थ फॉर्म ऑफ लाइन, है ना। ये पॉइंट्स थे कुछ, ये लाइन की इक्वेशंस के कुछ जनरल पॉइंट्स थे। अब मैं नेक्स्ट फॉर्म पे आ रहा हूँ, दैट इज डबल इंटरसेप्ट या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसा कि नाम है, इसमें अपने को एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा। नहीं, अभी अपन लोग पीछे कितने करे थे फॉर्म, 1, 2, 3, 3 फॉर्म हुए थे ना। तो 3 फॉर्म के बाद अपन एग्जाम्पल करे थे। ये तो अपने कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। अब अपना फोर्थ फॉर्म आ रहा है, ये अपना फोर्थ फॉर्म ऑफ लाइन है। समझ में आया क्या? कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है कुछ लोगों का। दीज आर नॉट फॉर्म ऑफ लाइन ना, ये तो एक जनरल पॉइंट लिखा है ना यार। एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई बराबर 0 होती है, ये फॉर्म ऑफ लाइन थोड़ी है, ये तो एक जनरल पॉइंट है ना। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन लोग। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन कहते हैं कि इट इज वाई बराबर mx प्लस सी। एम का मतलब यहाँ पर स्लोप ही रहेगा, सी का मतलब अपने आप दिख रहा है अपने को कि अगर मैं x को 0 डाल दूंगा तो y की वैल्यू c आ रही है। इसका मतलब c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो
यहाँ पर अपन लोग m को फिर से स्लोप ही करें, m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट सीधे लिख देते हैं, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब सोचो कि c की वैल्यू 0 हो जाए, इफ c इज 0 देन, तो अगर c 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो गया, mx हो गया। और c 0 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन ने c 0 कर दिया तो y इंटरसेप्ट 0 हो गया, x इंटरसेप्ट साफ साफ दिख रहा है 0 है ही सही। तो ये अपनी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग slope m passing through origin। कुछ पल्ले पड़ा गया, यानी कि 0 0 से अगर कोई लाइन पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन को क्या लिखते हैं, y बराबर mx। फाइन, if a line is passing through origin we write its equation is y बराबर mx। बढ़ो आगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक नोट और लिख सकते हैं। हमने सबसे पहले फॉर्म पढ़ा था, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसको अपन कहते थे जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा। तो इस लाइन को मैंने ऐसे लिखा कि बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स एंड माइनस सी अपॉन बी। हाँ या ना? इसका मतलब देखो, ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, स्लोप का काम कर रहा है ये। हाँ या ना? स्लोप का काम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारे सामने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर कोई दे देगा तो उसका स्लोप हम डायरेक्टली बता सकते हैं आज के बाद। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी। ये तो निकाला अपन ने नीचे, और उसको अपन याद कैसे रख सकते हैं, स्लोप इज नथिंग बट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। समझ में आया क्या? पहले तो मैं इस पर बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो स्लोप अगर अपने को जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कोई दे देगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। फाइन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन अगर आज के बाद हमें दिखेगी और मैं पूछता हूँ स्लोप बताओ, तो अपना आंसर क्या होगा कि माइनस ए अपॉन बी लिख दो सर। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने कहा तुम्हें 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 है, मैंने बोला इसका स्लोप बताओ, तुमने खट से कहा -2/3। मैंने तुमसे कहा 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, इसका स्लोप बताओ, तो तुमने कहा सर 2/5। समझ में आया क्या? मैंने कहा -4x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप बताओ, तुमने फट से कहा -4/√3। समझ में आया क्या? तो ये अपना स्लोप निकालने में बड़ा काम आएगा, है ना। कई बार अपने को स्लोप देख करके आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करना पड़ता है, तो कई बार बच्चे उसको जनरल फॉर्म से पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो टाइम बेकार का लगता है। तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया कि हाउ वी हैव कन्वर्टेड जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप की वैल्यू निकाल ली। डन। ठीक है, इसी में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक जनरल सा नोट, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू
ax plus by plus c बराबर 0, then we can write its equation as, अब सोचो अगर कोई लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली उनका स्लोप बराबर रहा होगा, तभी तो वो एक दूसरे के पैरेलल हुई होगी, हाँ या ना। इफ अ लाइन इज पैरेलल मीन स्लोप बराबर होगा, और स्लोप को कौन सा पार्ट डिसाइड कर रहा है, यही तो पार्ट डिसाइड कर रहा है। तो अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो इतना पोर्शन तो उस लाइन में सेम रहा होगा, सिर्फ कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस रहा होगा। इसका मतलब है उस लाइन की इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते थे, ax प्लस बी वाई। अब c की जगह आपने कुछ k ले लिया, लैम्डा ले लिया, या कुछ और ले लिया जो आपको मन करे। समझ में आया क्या? तो अगर मैं कभी तुमसे कहूँ कि एक लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन लिखो और वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो मैं तुम्हें ये एक्सपेक्ट करता हुआ देखना चाहता हूँ कि तुम ये लिखोगे और फिर जो उसने कंडीशन दी है वो अप्लाई कर दोगे। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 passing through 0,1। ऐसे मैंने पूछा सवाल, सपोज करो तुम्हारा काम क्या है कि सर हमारी जो लाइन होगी ना ये ऐसी होगी। अब सर इसमें ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई कर दो क्योंकि ये इससे पास कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। तो देयर फॉर के का वैल्यू 5 आ गया। तो हमारा जो लाइन होना चाहिए वो 2x माइनस 5y प्लस 5 बराबर 0 होना चाहिए। पल्ले पड़ा गया। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए, चलो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज 5वां फॉर्म ऑफ लाइन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मीनिंग अभी पढ़ा ही था पीछे। डबल इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपको उसने एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट दे दिए। तो डबल इंटरसेप्ट का मतलब इतना सा है। तो सपोज करें अपने पास एक लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों पता है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये लाइन एल बराबर 0 है, इसका एक्स इंटरसेप्ट आपको पता चल गया है, यानी क्वेश्चन में गिवन था, और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन था। मैं फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट का मतलब जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? तो हम अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इट इज रिटन लाइक दिस, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज हाउ वी राइट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ बातें है ना आएंगी दिमाग में। पहली चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर दो। क्या तुम ए बी लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या? इफ आई आस्क यू दिस थिंग, कैन यू गिव मी स्लोप ऑफ द लाइन ए बी? यू विल से यस सर डेफिनेटली। y2 माइनस y1 लगाओ सर, फॉर्मूला है ना आपके पास। तो b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, तो सर वी आर गेटिंग माइनस बी बाई ए। तो आई विल से यू कि भाई क्या तुम्हें a,0 से पास करते हुए इस स्लोप की लाइन लिख दोगे तो क्या वो ए बी होगी? तो तुम बोला सर यही तो सीखा था अपन ने, हमने यही तो अपन ने सीखा है वहाँ पे। तो सर जब वो अपन लिखते हैं ना लाइन, तो वही मैंने ये लिखी हुई है, नथिंग ग्रेट। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये वैसे ही लिखा है मैंने यहाँ पे। आपसे अगर कोई बोल रहा है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, तो आपके दिमाग में हो सकता है ये आया हो कि सर ये कहाँ से लिखा आपने डायरेक्टली। मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है, मैंने क्या करा है, ये ए बी का स्लोप निकाला और आपका पास दो पॉइंट है ए और बी, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। तो वाई माइनस 0 माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए। अब ये लिख लो आप, चेंज करके ये बनेगी, हाँ कि ना? मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्म्स ऑफ लाइन चालू किया था, अलग अलग फॉर्म होते हैं लेकिन सब एक ही होते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। फैंसी ड्रेस चल रहा है,
अगर अपन लोगों ने इससे पहले अलजेब्रा के अंदर देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखा होगा, तो कई जगह फैंसी ड्रेस चलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर आंसर्स जब लिखते हैं अपन, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो कई बार आप देखोगे एक ही आंसर होता है, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, अगर आपने उसको समझा होगा तो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फैंसी ड्रेस चल रहा है और क्या। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो अपने को दिखनी चाहिए कि सर अगर ये शून्य हो जाए तब तो सर ये अनडिफाइंड हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर ए और बी को नॉन जीरो इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तभी हम इसको नीचे डिवाइड करके लिख रहे हैं, क्योंकि अपन लोग इतना जानते हैं, अलजेब्रा पढ़ ली अपन ने काफी, कि हम कोई चीज को डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके लिख रहे हैं तो वो तभी वैलिड होगा जब वो वेरिएबल आपका नॉन जीरो है। हाँ कि ना? अब कोई बोलेगा सर अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट जीरो है तब तो सर ये गलत हो गया। तो मैंने फिर इससे पहले बता दिया, अगर आपका एक्स और वाई इंटरसेप्ट जीरो है तो लाइन होगी वाई बराबर एम एक्स, तो मैं ये यूज करूंगा फिर वहां पे। ये तो पीछे सिखाया मैंने कि वाई बराबर एम एक्स, कहाँ गया वो फॉर्म, ये देखो, ये यूज करेंगे ना। फिर कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होगी ये अपन को क्वेश्चन बताएगा, और क्वेश्चन के बाद अपने जितने जनरल फॉर्म, पॉइंट्स लॉ फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, जो जो हम पढ़ रहे हैं, वो जहाँ पे जो बेस्ट बैठेगा उसको वहां लगाएंगे हम लोग। अब कंडीशन सबकी पता है, ये कब इस्तेमाल होगा, ये तब इस्तेमाल होगा जब लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। अगर मुझे स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है तो मैं ये फॉर्म फटाफट लिख लूंगा। अगर मुझे उसने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ले लो 2 और -5, तो मैं यहाँ 2 और -5 लिख करके ये लिख दूंगा। अब ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ये अपन आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो अलग अलग जगह में अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल करूंगा। आप कहोगे कि सर मैं एक ही फॉर्म से क्या काम कर सकता हूँ, बिल्कुल काम कर सकते हो, लेकिन आप जब काम करोगे तो फिर आपको फिर मेहनत ज्यादा करना पड़ जाएगा। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज ही वहीं आएगा जहां पर वो इंटरसेप्ट की बात कर रहा होगा। इतना समझ में आया क्या, पहले बताओ, पहले जितना मैंने बोला वो समझ में आया क्या? अब मैं कहता हूँ यहाँ पे एक और दिमाग में चीज देखो आनी चाहिए यहाँ पे। क्या आनी चीज? ये अपना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब आपकी लाइन ये भी तो हो सकती थी, यानी वाई बराबर समथिंग लेट्स से 2। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इसने एक्स एक्सेस को कट ही नहीं किया। अगर इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ना, एक्स इंटरसेप्ट इसका कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, क्योंकि अपन ये मान रहे हैं इधर जाके इसने माइनस इन्फिनिटी और उधर जाके इसने इन्फिनिटी पे कहीं टर्न लिया होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो इसका मतलब है आपका अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस मैथमेटिकली वी कैन से कि उसका एक्स इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है। सिमिलरली अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं उसका वाई इंटरसेप्ट इनफाइनाइट होगा। हाँ कि ना? अब इसका मतलब वापस इधर आ जाओ, अगर मैं कहता हूँ एक्स इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है तो ये टर्म जीरो ही हो गया, इसका मतलब वाई बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यही तो मतलब होता है। और अगर इसका मतलब अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो ये टर्म जीरो हो गया, तो इसका मतलब एक्स बराबर ही हो गया। समझ में आ गया होगा अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो। सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। कुछ देखो, रट्टा मारोगे फंसोगे, सोचोगे समझोगे तो मजा आएगा। देख लो जरा। यार बी इज द इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मैं अभी ये बात कितनी बार बोलूं कि ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। आई हैव सेड इट इनफ। ये इंटरसेप्ट हैं, अब ये जो इनकी मर्जी है या क्वेश्चन वाले को बना के देना है वो होगा। ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? दे आर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब पीछे अच्छे से बताया अभी। अक्षत राज हैज रेज द हैंड, भाई बताएंगे अक्षत राज साहब क्या दिक्कत है, या गलती से हैंड रेज हो गया? माइक ऑन करूँ क्या? अक्षत राज जी माइक ऑन करता हूँ, माइक ऑन करूँ? यस, माइक ऑन कर दिया है, बोलो बोलो। सर जैसे इसमें वाई इंटरसेप्ट होता है। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो।
जैसे जैसे बी अगर इन्फिनिटी हो गया तो एक्स इक्वल टू ए आ गया, तो वो तो वाई के पैरेलल रहेगा, वाई एक्सिस के। तो फिर वाई को कभी वो लाइन कट ही कब करेगा सर, वो इन्फिनिटी तक इसीलिए जाते तो रहेगा उसको तो। इन्फिनिटी कह रहे हैं ना। इन्फिनिटी क्या है? Infinity is a hypothetical concept. Na? It is just a symbol used to denote a very huge value. It is not a number. It is just a symbol. ठीक है सर। ठीक है? ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। ओके। और भाई किसी को कुछ कहना है तो? एनीबडी? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इफ a line is parallel to x-axis, then its x-intercept tends to infinity. And if a line is parallel to y-axis, then its y-intercept tends to infinity. ठीक है क्या? देखो जरा समझ में आया क्या? इन्फिनिटी या फिर अपन नॉट डिफाइंड, इट वन एंड द सेम थिंग, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज यहीं पर ही अपन थ्योरी को रोकते हैं, क्योंकि अपने को अभी 2 रेस डिस्कस करनी है, 39 एंड 40। कल मैं शीट का होमवर्क आगे बढ़ाने लग जाऊंगा। आज भी मेरे फॉर्म ऑफ लाइन बच गए, तो अब भी आज भी अपन होल्ड करेंगे होमवर्क को शीट से, है ना? तुम आज अच्छे से फॉर्म ऑफ लाइन और जो बताया गया है वो समझना, और पीछे जितना भी तुमने शीट करी है उसको रिवाइज करके एसओटी और डिटरमिनेंट को रिवीजन कर सकते हो, है ना? क्योंकि कल से अब इसका शीट का होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैंड आउट दे देता हूँ पहले तो। और होमवर्क क्या रहेगा हमारा? तो आज का हमारा होमवर्क रहेगा, एक तो रेस 41, ठीक है, एक तो रेस 41 रहेगा। एक मैं यहाँ पे शीट देखूँ एक बार, शीट ये रही। तुम लोग देखो ये, है ना, एग्जाम्पल्स रीड आउट कर सकते हो, जो जो मैंने पढ़ा दिया ना, इसके हिसाब से यू कैन रीड आउट दीज एग्जाम्पल्स। अभी अपन यहाँ तक ही पहुँचे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म तक, तो इसके आगे ये मत पढ़ना, ठीक है? तो होमवर्क तो अभी शीट में से नहीं जा पाएगा, यही अपना होमवर्क रहेगा, रेस 41। ठीक है, 1 मिनट में हैंडआउट शेयर करता हूँ पहले, फिर मैं शीट को डिस्कस करता हूँ, रेस को डिस्कस करता हूँ। 39 40 डिस्कस करना था, जो मुझे ध्यान है शायद। ठीक है भाई, लोग कह रहे हैं कि 2 रेस दे दी जाए एक साथ, आज होमवर्क कम है, तो 41 और 42 दोनों दे दी जाए क्या? टेस्ट तो वैसे भी 22 को है, तो यू हैव टाइम आई थिंक। तो मेरे हिसाब से 41 और 42 दोनों दे दी जाए, और दोनों का सॉल्यूशन मैं कल शेयर कर दूंगा, फिर अपन परसों डिस्कस करेंगे उसको, है ना? आई थिंक दिस इज फाइन, गुड आइडिया। हु गेव दिस आइडिया? मानव पंजाबी, वेरी गुड, गुड आइडिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। देखो भाई, हैंडआउट इज अवेलेबल, इन टोटल देर आर 12 पेजेस। सर सी शेड और एल प्लस पे 40 तक ही अपलोडेड है, 40 तक ही अपलोडेड है क्या रेस वहाँ पे? तो मैं ऐसा करूँगा, 41 और 42 ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मैं आज मंगवा लूंगा वहाँ से,
आई विल शेयर देयर, ठीक है। और मैं फिर उनको बोल भी देता हूँ कि वो आगे तक की शेयर कर देंगे वहाँ पे, है ना, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए शेयर, ठीक है। फाइन, नाउ आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जिनको डाउट है 39 और 40 में, दे कैन वेट। बाकी 12 पेजेस है हैंडआउट में, तो तुम लोग एक बार देख लो मिले कि नहीं मिले। सर क्या टेस्ट में मैक्सिमम पोर्शन स्ट्रेट लाइन से होगा? नहीं होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। डिटर्मिनेंट है, एसओटी है, सीक्वेंस है, सबसे क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रेट लाइन से भी होंगे, बट स्ट्रेट लाइन बीच में और रहेगा तो उसके क्वेश्चंस थोड़े मतलब बराबर सही रहेंगे कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे पर पेपर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से ऐसा नहीं कि आधा पेपर स्ट्रेट लाइन से आएगा। तो आपको डिटर्मिनेंट, एसओटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो भी आपके लास्ट के 3-4 टॉपिक हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। आएगा तो फ्रॉम द बिगनिंग एवरीथिंग विल बी आस्क्ड, है ना। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ काम आता रहेगा जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोलो भाई। रेस 39 को मैं निकाल लेता हूँ। 39 रेस, अगर 39 रेस में यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन। बाकी तो पढ़ के अगर नोट्स पढ़ते हो, फॉलो करते हो शीट्स को रेगुलरली, तो सॉल्यूशन देखने के बाद अगर एक आध डाउट रहता भी है तो आई थिंक क्लियर हो जाता होगा। 39 रेस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम 39 रेस? I will wait for another 10 seconds. If anybody has having any doubt in race 39. ठीक है, रेस नंबर 40 निकाल लेंगे। इसमें 1 to 6 में if there is any doubt. क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन, in which of the following cases the real number m is greater than the real number n? तो आई थिंक इसकी वैल्यूज तो अपने को पता है शायद। आई थिंक इसकी वैल्यू तो अपने को याद करी, और ये जो लिखा हुआ है ये शायद 1/3 लिखा हुआ है, तो डाउट का तो कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। log 2 base 3 की वैल्यू अपने को पता है 0.3010 होती है, और 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज 1/3? 0.33 चलता रहेगा ये। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, वेरी इजी, ठीक है। और बताएंगे भाई 1 to 6। log 2 base 10, log 3 base 10, है ना, और एक log 7 base 10, ये 3 वैल्यू याद रखा करो, काम आ जाती है एग्जाम में कई बार। देन आगे बताएंगे 7 to 10, इफ देर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन। देखो ये अपन लोग अभी, है ना, लोकस से पढ़ रहे हैं ना, ये किसकी क्वेश्चन याद करो? सर्कल की, देख रहा है तुम लोगों को। और हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इस सर्कल के पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, x बराबर cos थीटा और y बराबर sin थीटा। ये अपन पढ़ेंगे आगे, यू विल बी एबल टू कोरिलेट दिस थिंग्स वेरी इजीली, है ना, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, देखो मैथ्स में कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है, हम कैसे क्वेश्चन में यूज़ लेते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। जब हम पूरा पढ़ लेते हैं तो, जब आधा अधूरा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। एनीथिंग फ्रॉम 7 to 10? हाँ सर ने बताया होगा, बिल्कुल सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं। एनीथिंग 7, 8, 9, 10, और वी कैन वाइंड अप नाउ। ठीक है, सो चलो भाई अब घर पे बैठ के अपन तैयारी करें अपनी,
ठीक है, और 41 और 42 में डिस्कस करता हूँ और मैं उसको सी साइट पे डालने के लिए बोलता भी हूँ, तो 1-2 दिन में शायद अपलोड कर दिया जाएगा इफ देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। बाकी आई विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग हार्ड। चलो बाय।